हेलो व्यूवर्स, 5 अक्टूबर 1952 को पैदा होने वाले इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तानी सियासत और खेलों की एक अहम शख्सियत हैं। सियासत में कामयाब कैरियर में तब्दील होने से पहले वो एक हुनरमंद क्रिकेटर के तौर पर शोहरत हासिल कर गए। इमरान खान ने अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम दी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले खान ने क्रिकेट का सफर शुरू करने से पहले केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में आला तालीम हासिल की। इन्होंने 1971 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखा और 1980 और 1990 की दहाई के अव्वल में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी की। खान की क़यादत 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तारीखी फतह पर मुंतज हुई, जो कौम के लिए एक अहम कामयाबी है। अपनी गैर मामूली ऑलराउंड महारतों के लिए मशहूर खान को बजा तौर पर ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने से नवाजा गया। खेलों से सियासत की तरफ मुंतकली के बाद खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुल्क के सियासी मंजरनामे में तब्दीली और इस्लाहात लाना था। इन्होंने 2002 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त जीतकर कौमी दायरे की सियासत में कदम रखा। 2008 के आम इंतखाबात के बाइकाट समेत चैलेंजों का सामना करने के बावजूद PTI ने बतदरीज रफ्तार पकड़ी, जो 2013 के आम इंतखाबात में एक अहम सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी। 2018 के आम इंतखाबात में एक अवामी प्लेटफॉर्म पर सवार PTI ने कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल की, खान को वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचाया। इनके दौर में अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान समेत माशी चैलेंजों से निपटने की कोशिशों की निशानदही की गई। खान ने पॉलिसियां नाफज की जिनका मकसद मईशत को मुस्तहकम करना था, जैसे कि दफाई अखराजात को रोकना और टैक्स वसूली में इजाफा। इन कोशिशों के बावजूद खान की क़यादत को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, खास तौर पर कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान, जिसने मुल्क में माशी मुश्किलात को बढ़ा दिया। 2022 के अव्वल में खान ने अपनी हुकूमत में गैर मुल्की मुदाखलत का इल्जाम लगाया, जिसके नतीजा में एक आईनी बहरान पैदा हुआ और इसी साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद खान को कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बशमूल इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन के तहत इल्जामात और बदअनवानी के इल्जामात शामिल हैं। 2 अगस्त 2023 में इन्हें बतौर वजीर आजम अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपनी गिरफ्तारी से मुतल्लिक मुज़ाहरों और तनाज़ात के बावजूद खान कानूनी लड़ाइयों में उलझते रहे। इन्हें रियासती राज अफशा करने से मुतल्लिक अज़ाफ़ी इल्जामात का सामना करना पड़ा। 30 जनवरी 2024 को खान को मज़कूरा इल्जामात के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जो इनके हंगामा खेज सियासी कैरियर का एक अहम बाब है। अपने पूरे सफर के दौरान इमरान खान की जिंदगी कामयाबियों और तनाज़ात दोनों से इबारत रही है, जो पाकिस्तानी सियासत और माशरे की पेचीदगियों की अक्कासी करती है। इमरान खान की इब्तदाई जिंदगी खानदानी पस मंजर इस बासर शख्सियत के इब्तदाई सालों के बारे में बसीरत फराहम करते हैं। 205 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए खान का सिलसिला नसब नियाजी कबीले के एक मुमताज पश्तून खानदान से मिलता है। इनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, जबकि इनकी वालिदा शौकत खानम ने अपनी 4 बहनों के साथ इमरान खान की परवरिश की। शुमाल मगरबी पंजाब के एक कस्बे मियांवाली में परवरिश पाने वाले खान की खानदानी तारीख काबिल जिक्र आबाओ अजदाद से मालामाल है, बशमूल हैबत खान नियाजी, जो 16वीं सदी में शेर शाह सूरी के मतहत एक मुमताज जर्नैल थे। मजीद बरा खान का जचकी नस्ब क्रिकेट की सलाहियतों की मिरास पर फख्र करता है। जावेद बरकी और माजिद खान जैसे रिश्तेदार खेल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इसकी मराहत याफ्ता परवरिश के बावजूद खान के इब्तदाई सालों में एक मखसूस तर्ज अमल की खसूसियत थी। वो अपनी बहनों के साथ एक आरामदा माहौल में पले बड़े थे। इन्होंने अपनी तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर के कैथेड्रल स्कूल और बाद में इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल वर्सेस्टर जैसे नामवर अदारों से हासिल की, जहां क्रिकेट के लिए इनका जुनून परवान चढ़ा। 1972 में खान ने केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में आला तालीम हासिल की, जहां इन्होंने फलसफा, सियासत और माशियात में तालीम हासिल की। 1975 में ग्रेजुएशन किया। ऑक्सफोर्ड में इनके वक्त के दौरान ही इनकी क्रिकेट से मोहब्बत परवान चढ़ी। पॉल हेज जैसे लोगों के तावन से जिन्होंने क्रिकेट खेली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इब्तदाई मुस्तरद होने के बाद खान के केबल कॉलेज में दाखिला हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। इन इब्तदाई तजर्बात ने खान को मुस्तकबल की कोशिशों की बुनियाद रखी, इनके किरदार को तश्कील दिया और इनमें लचक, अज़म और उम्दगी की वो कदरें पैदा की जो क्रिकेट के मैदान और पाकिस्तानी सियासत के मैदान में इनके शानदार कैरियर की वजाहत करेंगी। इमरान खान की जाती जिंदगी बेशुमार रिश्तों, शादियों और तनाज़ात से बुनी हुई एक टपस्ट्री है।
जो सियासी शख्सियत के पीछे आदमी की बसीरत फराहम करती है। दोस्तों, क्रिकेट के दिल दहला देने वाले अपने इब्तदाई दिनों से लेकर एक तजर्बाकार सियासतदान के तौर पर अपने बाद के सालों तक खान का जाती सफर कामयाबियों, आजमाइशों और हंगामा खेज रोमांस से इबारत रहा है। अपने बैचलर सालों के दौरान खान ने एक करिश्माती और बहादुर प्ले बॉय के तौर पर शोहरत हासिल की। लंदन की नाइट लाइफ के मुतहरक समाजी मंजर में खुद को गर्क किया। इसे अक्सर मुख्तलिफ साथियों के साथ देखा जाता था, जिनमें पुरअसरार गोरे भी शामिल थे, जिन्होंने बरतानवी प्रेस की तवज्जो हासिल की। दोस्तों, इनके साथियों में जीनत अमान, गोल्डी हान और एमा सार्जेंट जैसी नुमाया शख्सियात थीं, जिनके साथ इसका खास तौर पर करीबी रिश्ता है। दोस्तों, एक अहम रिश्ता जिसने तवज्जो हासिल की वो एमा सार्जेंट के साथ था, जो एक आर्टिस्ट और बरतानवी सरमायाकार सर पैट्रिक सार्जेंट की बेटी थी। इनका ताल्लुक 1982 में खुला और इसकी वजह से सार्जेंट खान के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कई दौरों पर भी गए, बशमूल पेशावर और ऑस्ट्रेलिया के दौरे। ताहम इनके ताल्लुकात को तनाव का सामना करना पड़ा और बिलाखिर तवील अलैदगी के बाद 1986 में खत्म हो गया। खान की जिंदगी में एक और काबिल जिक्र रोमानवी राब्ता सूसी मरे फिलिप्सन के साथ था, जिसके साथ इसने एक मुख्तसर लेकिन मानीखेज ताल्लुक शेयर किया। इनका रिश्ता अगरचे कलीलुल मुद्दत था, फनकाराना तावन से नुमाया था। मरे फिलिप्सन ने एक साथ अपने वक्त के दौरान खान के पोर्ट्रेट बनाए। दोस्तों, एक हैरान कुन इंकशाफ में मुसन्नफ क्रिस्टोफर सैंडफोर्ड ने अपनी किताब में दावा किया कि खान के साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के साथ इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म होने के दौरान करीबी ताल्लुकात थे। सैंडफोर्ड ने तजवीज किया कि भुट्टो और खान रोमानवी तौर पर जुड़े हुए थे। खान की वालदा इनके दरमियान शादी का बंदोबस्त करने की कोशिश भी की। ताहम खान ने इन दावों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि इनका ताल्लुक खालिसतन अफलातूनी था। खान की जाती जिंदगी का सबसे मुतनाजा पहलू इनकी साबिक गर्लफ्रेंड सीता वाइट की बेटी, बरतानवी सनतकार गॉर्डन वाइट की बेटी टायरियन जेड की मुबैना वल्दियत के गिर्द घूमता है। 2 जून 1992 में टेरियान की पैदाइश ने वल्दियत पर कानूनी जंग शुरू कर दी। खान ने इब्तदाई तौर पर सीता वाइट के साथ किसी भी ताल्लुक से इनकार किया। ताहम कैलिफोर्निया की एक अदालत ने 1997 में फैसला दिया कि डीएनए टेस्ट की अदम मौजूदगी के बावजूद खान ही वालिद हैं। 2004 में सीता वाइट की मौत के बाद खान की इस वक्त की अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ को टायरियन की कानूनी सरपरस्त के तौर पर नामजद किया गया था। मजीद तनाजा खान की साबका अहलिया रेहाम खान की जानिब से अपनी स्वां उम्री में किए गए दावों से उभरा। इसने इल्जाम लगाया कि खान ने इनके सामने 4 अजाफी बच्चों की मौजूदगी का इंकशाफ किया था, जो मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी माओं के साथ शादी के बाद पैदा हुए थे। ताहम रेहाम के दावों में कोई सदाकत नहीं थी और खान ने खुद ही इन्हें बेबुनियाद करार दिया। खान की अज़दवाजी तारीख भी इतनी ही पेचीदा है। 1995 में जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ इनकी पहली शादी ने सुर्खियों में जगह बनाई, जो मशरक और मगरब के दरमियान इत्तेहाद की अलामत थी। सकाफती मुआफकत के बावजूद इनकी शादी को चैलेंजों का सामना करना पड़ा। बिलाखिर 2004 में जुमाइमा को पाकिस्तान में जिंदगी को एडजस्ट करने में दरपेश मुश्किलात की वजह से तलाक हो गई। 2015 में रेहाम खान के साथ खान की दूसरी शादी ने इनकी जाती कहानी में साजिश की एक और तह का इजाफा किया। ये शादी शुरू में राजदारी में थी, क्यासराइयों और तनाजात के दरमियान मुख्तसर मुद्दत के बाद तलाक पर खत्म हुई। 2018 में खान की अपनी रूहानी सरपरस्त बुशरा बीबी से शादी के हवाले से अफवाहें मंजर आम पर आई, जिसने क्यासराइयों और बहस मुबासे की आग भड़का दी। इब्तदाई इनकार के बावजूद खान ने आखिरकार शादी की तस्दीक कर दी। अपनी जिंदगी और अकायद पर तसव्वुफ के असरात पर जोर दिया। इन तमाम जाती हंगामों के दौरान खान ने बनी गाला में अपने वसी और रीज फार्म हाउस से गहरा ताल्लुक कायम रखा, जहां इन्हें अवामी जिंदगी के अफरा तफरी के दरमियान सुकून मिला। इसके 5 पालतू कुत्तों के लिए इसकी मोहब्बत जो स्टेट में घूमते थे ने एक ऐसे शख्स के नरम पहलू की झलक फराहम की, जिसे अक्सर सियासी जांच की सख्त चकाचौंध में पेश किया जाता है। दोस्तों, मुख्तसरन इमरान खान का जाती बयानिया मोहब्बत, नुकसान और लचक की भरपूर टेप्स्ट्री है, जो एक ऐसे शख्स की पेचीदगियों को जाहिर करता है, जो खेल और सियासत की सरहदों को अबूर करके पाकिस्तानी मुआशरे पर अनमट नकूश छोड़ता है। इमरान खान का क्रिकेट कैरियर टैलेंट, लगन और काबिल जिक्र कामयाबियों की कहानी है, जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन के तौर पर इनकी हैसियत को मुस्तहकम किया। दोस्तों, लाहौर में अपनी आजिजाना शुरुआत से लेकर बैनुल अक़वामी क्रिकेट के अरूज तक खान का सफर साबित कदमी, उम्दगी के जौहर का मजर है। खान का क्रिकेट में कदम 16 साल की उम्र में शुरू हुआ, जहां इसने लाहौर में अपना डेब्यू किया, इसकी बुनियाद रखी, जो एक शानदार कैरियर बन जाएगा। 1970 की दहाई के अव्वल में इसने लाहौर की ही नुमाइंदगी करने से पहले लाहौर ए, लाहौर बी और लाहौर ग्रीन्स समेत मुख्तलिफ टीमों के लिए खेलते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इनकी क्रिकेट की महारत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तवज्जो हासिल की।
की, जहां वो 1973 से 1975 के सीजन के दौरान ब्लूज क्रिकेट टीम में शामिल हुए। खान के काउंटी क्रिकेट कैरियर का अरूज 1971 से 1976 तक खुला, जिसके दौरान इन्होंने वोस्टरशायर की जर्सी को इम्तियाज के साथ पहनाया। दोस्तों, इनकी शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ इन्हें सराहा बल्कि इनकी कौमी टीम में इनके हतमी तौर पर जाने की भी बुनियाद रखी। खान का बैनुल अक़वामी डेब्यू जून 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ एजबस्टन में हुआ, जिसने टेस्ट क्रिकेट में एक मंजिला सफर का आगाज किया। इसके बाद अगस्त 1974 में इसने आलमी सतह पर अपनी इस्तेदाद और मुवाफकत का मुजाहरा करते हुए अपना एक रोजा बैनुल अक़वामी ओडी डेब्यू किया। 1976 में वोस्टरशायर में अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आकर खान ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत हरीफों के खिलाफ यादगार मुकाबलों की सीरीज का आगाज करते हुए कौमी टीम में अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। इसी अरसे के दौरान दुनिया के तेज तरीन गेंदबाजों में से एक के तौर पर इनकी साख ने चमकना शुरू किया, जिसका इख्तिताम टोनी ग्रेग की सरपरस्ती में कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में इनकी शिरकत पर हुआ। बॉलिंग में खान के इख्तिराई अंदाज, खास तौर पर रिवर्स स्विंग में इनकी महारत ने खेल में इनकलाब बर्पा किया और क्रिकेटर्स की आने वाली नस्लों को मुतासर किया। 200 कमाल के इनके अनथक जुस्तजू ने इसे एक तब्दीली से गुजरते हुए देखा, एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर के तौर पर तैयार हुआ और बैनुल अक़वामी सतह पर बेमिसाल कामयाबी हासिल की। 1980 से 1988 तक अपने इब्तदाई सालों के दौरान खान की बॉलिंग की सलाहियत अपने अरूज पर पहुंची, जिसका इख्तिताम कई तारीफों और रिकॉर्ड में हुआ। 17.77 की हैरानकुन औसत से 236 टेस्ट विकेटें अपने नाम करने के साथ खान की बॉलिंग की सलाहियत बेमिसाल थी, जिसने इन्हें क्रिकेट की अजमत के ऊपरी हिस्से में रखा। बॉलर के तौर पर अपने कारनामों से मुतमिन नहीं, खान की बल्लेबाजी की सलाहियत भी चमक उठी, जिसका सबूत इनके ऑलराउंडर के ट्रिपल 3000 रन और 300 विकेटें सिर्फ 75 टेस्ट में इनकी इस्तेदाद और खेल पर असर का सबूत है। दोस्तों, खान की क्रिकेट को अलविदा। जनवरी 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की फतह के बाद हुआ। इनकी रिटायरमेंट ने एक दौर का खात्मा कर दिया, जो अपने पीछे एक मिरास छोड़ गया, जो दुनिया भर में क्रिकेट के शायकीन की नस्लों को मुतासर करता है। माजी में देखा जाए तो इमरान खान की क्रिकेट ओडेसी महज अदादोशुमार से बालातर है, जिसमें लचक, अज़म और उम्दगी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म के जज्बे को मुजस्सम किया गया, जो एक हकीकी खेल के लेजेंड की तारीफ करता है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर इमरान खान का दौर इनकी क़यादत की ज़हानत और मैदान में बेमिसाल सलाहियतों का सबूत है। 1982 में कप्तानी का ओहदा संभालने के बाद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेमिसाल कामयाबी के दौर का आगाज किया, जिसने खेल की तारीख पर अनमट नकूश छोड़े। खान की होशियार क़यादत के तहत पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में दोबारा सर उठाने का तजर्बा किया। काबिल जिक्र फतूहात और शानदार कामयाबियों ने इनकी कप्तानी के दौर को रोक दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि खान ने लॉर्ड्स के मुकद्दस मैदानों में इंग्लिश सरजमीन पर 28 सालों में पाकिस्तान को पहली टेस्ट जीत दिलाई, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर फतूहात की सीरीज का मरहला तय किया। 1981 से 1992 में श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के मार्के के दौरान खान की कप्तानी की सलाहियतों का इजहार हुआ, जहां इन्होंने बॉलिंग का शानदार मुजाहरा करते हुए 58 रन के इवज 8 विकेटें हासिल की, जो कि बॉलर और ऑलराउंडर दोनों के तौर पर इनकी कसीरुल जहती सलाहियतों का सबूत है। 1980 की दहाई के अव्वल में खान की कप्तानी के दौर में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी भी शामिल है, जहां वो विकेट लेने वाले सरकर्दा और बल्ले से एक जबरदस्त कुव्वत के तौर पर उभरे। भारत के खिलाफ इनकी शानदार कारकर्दगी, जहां इसने 6 टेस्ट में 40 विकेटें हासिल की, इसने इनके नाकाबिले तस्खीर जज्बे और इनकी गैर मुतज़लज़ल अज़म को मजीद वाजिया किया। ताहम खान का सफर चैलेंजों के बगैर नहीं था। 1982 से 1983 में हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान इनकी पिंडली में तनाव के फ्रैक्चर ने इनके कैरियर को पटरी से उतारने का खतरा पैदा किया, लेकिन साबित कदमी और अज़म के जरिए खान ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में फातहाना वापसी की, जिसने मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी लचक का मुजाहरा किया। दोस्तों, 1988 में खान की कप्तानी में वापसी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कामयाबी के एक नए बाब का आगाज किया, जिसका इख्तिताम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तारीखी सीरीज जीतने पर हुआ। इस दौरे के दौरान इसकी गैर मामूली कारकर्दगी, जहां इसने 3 टेस्ट में 23 विकेटें हासिल की, इसने खेल के अहम बॉलर्स और कप्तानों में से एक के तौर पर इनकी हैसियत को मुस्तहकम किया। खान की कप्तानी की मुद्दत 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह के साथ पहुंची। ये एक शानदार कामयाबी है, जिसने क्रिकेट के अजीम रहनुमाओं में से एक के तौर पर इनकी मिरास को तकवीयत बख्शी। सामने से क़यादत करते हुए खान की तज़वीराती ज़हानत और गैर मुतज़लज़ल अज़म ने पाकिस्तान को फतह तक पहुंचाया, जिसका इख्तिताम एक शानदार लम्हे में हुआ, जहां इसने 39 साल की उम्र में जीतने वाली विकेट खुद हासिल की। खान की कप्तानी के रिकॉर्ड बशमूल सबसे ज्यादा विकेटों का आलमी रिकॉर्ड, बेहतरीन बॉलिंग स्ट्राइक रेट और टेस्ट में बेहतरीन बॉलिंग औसत खेल पर इनके बेमिसाल असरात के सबूत के तौर पर काम करते हैं।
एक कप्तान के तौर पर इनकी मिरास क्रिकेटर्स की नस्लों को मुतासर करती रहती है, जो एक हकीकी क्रिकेटिंग लेजेंड की पायदार मिरास को उजागर करती है। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद इमरान खान की जिंदगी ने एक कसीरुल जहती मोड़ लिया, जब इन्होंने मुख्तलिफ मकासद में अपनी इस्तेदाद और अज़म का मुजाहरा किया। खान के क्रिकेट के बाद के सफर के एक अहम बाब में इनके इब्तदाई क्रिकेट के दिनों में बॉल टैंपरिंग का खुलेआम एतराफ शामिल था। दोस्तों, इस इंकशाफ ने तनाजा खड़ा कर दिया। फिर भी खान ने अपने इक़दामात का दफा करते हुए दलील दी कि वो इस वक्त आम थे और खेल के असूल या रूह की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे। जांच पड़ताल के बावजूद क्रिकेट के बारे में खान की बसीरत ने गुफ्तगू को शक्ल देना जारी रखा, जिसके साथ वो मुअज़्ज़ज़ अखबारात को राय देते रहे और BBC उर्दू और स्टार TV नेटवर्क समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट मुबस्सर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। इसके तजज़ियों और तबसरों ने क्रिकेट के मुबाहसों में गहराई का इजाफा किया और इस खेल में एक जानदार आवाज के तौर पर इनकी हैसियत को मुस्तहकम किया। दोस्तों, क्रिकेट से आगे खान ने 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर का किरदार संभालते हुए एकेडमी में कदम रखा। अपने दौर में इन्होंने तालीमी फजीलत और तलबा की फलाह व बहबूद पर जोर दिया, यूनिवर्सिटी की साख को बढ़ाने और एक साजगार तालीमी माहौल को फरोग देने की कोशिश की। ताहम खान की चांसलरशिप को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खास तौर पर ग्रेजुएशन की तकरीबात से इनकी गैर हाजिरी के हवाले से। तनकीद के बावजूद खान का 2014 में इस्तीफा देने का फैसला इनकी बढ़ती हुई सियासी जिम्मेदारियों को तरजीह देने के अज़म की अक्कासी करता है। इस दौर में खान की सियासत में शमूलियत जोर पकड़ने लगी। वो पाकिस्तान में समाजी इंसाफ, इंसदाद, बदनवानी के इक़दामात और गुड गवर्नेंस की वकालत करते हुए एक मुमताज सियासी शख्सियत के तौर पर उभरे। इनके सियासी सफर का इख्तिताम 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी की बुनियाद पर हुआ, जिसने अपने क्रिकेट कैरियर से अवामी खिदमत की तरफ एक अहम तब्दीली की निशानदही की। अपनी सियासी कोशिशों के साथ साथ खान इंसान दोस्ती और समाजी कामों में भी सरगर्म रहे। इन्होंने अपनी वालदा की याद में लाहौर में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर कायम किया। हजारों मरीजों को कैंसर का मुफ्त इलाज फराहम किया। मजीद बरा खान की तालीम से वाबस्तगी के बायस मियां वाली में नमल यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसका मकसद पसमानदा तलबा को मियारी तालीम फराहम करना था। क्रिकेट के बाद की अपनी तमाम कोशिशों के दौरान खान की क़यादत और विजन ने पाकिस्तान के समाजी व सियासी मंजरनामे की तश्कील जारी रखी। क्रिकेट के आइकॉन से एक सियासतदान और इंसान दोस्त बनने में इनकी तब्दीली ने पाकिस्तानी मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए पुरअज़म एक मुतहर्रक रहनुमा के तौर पर इनकी पायदार मिरास को उजागर किया। 1990 की दहाई के दौरान इमरान खान की समाजी कामों से वाबस्तगी पाकिस्तान की सरहदों से बाहर फैल गई, जब इन्होंने खेलों के लिए यूनिसेफ के खुसूसी नुमाइंदे का किरदार अदा किया। इस हैसियत में इन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड समेत कई ममालिक में सेहत और अफादती टीकों के प्रोग्रामों की वकालत की। मजीद बरान लंदन में रहते हुए खान ने फलाही कामों में अपनी शमूलियत को आगे बढ़ाते हुए क्रिकेट के एक खैराती अदारे लॉर्ड्स टर्नर्स के साथ तावन किया। ताहम इंसान दोस्ती में खान की सबसे अहम शराकत 1991 में शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के क्याम के जरिए सामने आई। इनकी वालदा मोहतरमा शौकत खानम के एजाज में नामजद इस खैराती अदारे ने पाकिस्तान का पहला और वाहिद कैंसर अस्पताल शौकत खानम के क्याम की क़यादत की। मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर खान की अनथक कोशिशों ने दुनिया भर से $25 मिलियन से ज्यादा के एहतियात और फंड्स को मुतहर्रिक किया। दोस्तों, जिससे सेहत की देखभाल के इस अहम अदारे की तमीर और काम को मुमकिन बनाया गया। सेहत की देखभाल के शोबे में अपने अहम काम के अलावा खान ने जिला मियां वाली में नमल कॉलेज की बुनियाद रखकर तालीम तक अपनी इंसान दोस्ती को बढ़ाया। 27 अप्रैल 2008 को कायम होने वाला नमल कॉलेज मियां वाली डेवलपमेंट ट्रस्ट MDT के ज़ेरे एहतमाम बनाया गया और दिसंबर 2005 में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक एसोसिएट कॉलेज बन गया। इन्हें अपनी तालीमी और पेशावराना ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के लिए बाइख्तियार बनाया। मजीद बरा खान की पसमानदा बरादरियों की बेहतरी के लिए अज़म इमरान खान की फाउंडेशन के क्याम का बायस बना। दोस्तों, जो पाकिस्तान भर में जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए वक़फ़ है। फाउंडेशन के इक़दामात में सैलाब ज़दगान को इमदाद फराहम करना और बख्श फाउंडेशन जैसी तंजीमों के साथ तावन करना शामिल था, ताकि 1 मिलियन जिंदगियों को रोशन करना जैसे जदीद मंसूबों को नाफज किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के जरिए डेरा गाजी खान, मियां वाली और डेरा इस्माइल खान में ऑफ ग्रिड देहातों में सोलर चार्जिंग स्टेशंस कायम किए गए, जिससे रहायशियों को शमसी लालटेनों के जरिए साफ और पायदार तवानाई के जरिए तक रसाई फराहम की गई। इमरान खान की इंसान दोस्त कोशिशें पाकिस्तान के लोगों के लिए सेहत की देखभाल, तालीम और म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनकी लगन की मिसाल देती हैं। समाजी बहबूद के लिए इनका विजन और फाल नुक्ता नजर अनगिनत जिंदगियों को मुतासर करता रहता है, जो इंसानियत के लिए हमदर्दी और खिदमत की देरपा मिराज छोड़ता है।
पाकिस्तान के लिए इमरान खान का सियासी नजरिया और विजन इनके तजर्बात और इसरात में बहुत गहरा है, जिसमें शायर फलसफी मोहम्मद इकबाल की तालीमात और ईरानी अदीब समाजियात अली शरीती के नजरियात शामिल हैं। एक पाकिस्तानी कौम परस्त और पॉपुलिस्ट के तौर पर नुमाया खान का सियासी प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ असूलों और वादों पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद कौम की इस्लाह और अहया करना है। खान के नजरिए का मरकज हुक्मरानी में इस्लामी इक़दार का इंज़माम है, जिस अज़म की इन्होंने 1990 की दहाई में तजदीद की। वो लिबरल मुआशियात की वकालत करता है, मुआशियत की बेज़ाब्तगी की वकालत करता है और साथ ही साथ एक मजबूत फलाही रियासत के क़याम के लिए भी कोशिश करता है। खान हुकूमत के अंदर शफाफियत और एहतसाब को फरोग देने के लिए ब्यूरोक्रेसी में कमी और इंसदाद बदअनवानी के सख्त कवानीन के नफाज की जरूरत पर जोर देते हैं। दोस्तों, मजीद बनाओ एक आजाद अदलिया के क़याम की हमायत करते हैं और तमाम शहरियों के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुल्क के पुलिस निज़ाम में एक जामिया तब्दीली का मुतालबा करते हैं। एक जमहूरी पाकिस्तान के लिए खान का विजन अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करता है, अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देता है। दोस्तों, 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में अपनी कामयाबी के बाद खान ने मुल्क के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान की तामीर नौ का अहद किया। वजीर आजम के तौर पर अपने दौर में खान को मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, बशमूल अदायगियों के एक अहम तवाज़ुन का बहरान, जिसके लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से बेल आउट की जरूरत पड़ी। इन चैलेंजों के बावजूद खान की हुकूमत करंट अकाउंट खसारे को कम करने और दफा पर मालियाती अखराजात को कम करने में कामयाब रही, जिससे माशी तरक्की में कुछ हद तक इजाफा हुआ। मजीद बराह इनकी इंतजामिया ने टैक्स की वसूली में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए पॉलिसियां नाफज की। दोस्तों, खान की काबिल तजदीद तवानाई की मुंतकली और एहसास प्रोग्राम और प्लान फॉर पाकिस्तान जैसे इकदाम से वाबस्तगी ने समाजी बहबूद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी लगन को उजागर किया। ताहम खान का दौर तनकीद और सियासी इंतशार की वजह से मुतासर हुआ। बढ़ती हुई बदअनवानी और इख्तलाफ राय के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ माशी जिद्दोजहद ने इनकी क़यादत पर अवाम का एतमाद खत्म कर दिया। कोविड-19 वबाई मर्ज ने माशी चैलेंजों को मजीद बढ़ा दिया, जिससे महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। दोस्तों, बिलाखिर खान की इन मसाइल को मौसर तरीके से हल करने में नाकामी ने इन्हें पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के वोट के जरिए माजूल कर दिया, जिससे वो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के नताइज का सामना करने वाले पहले वजीर आजम बन गए। इसके बाद खान को इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन के तहत कानूनी इल्जामात का सामना करना पड़ा, जो इनके सियासी कैरियर की हंगामा खेज नवीयत की अक्कासी करता है। इमरान खान की खारजा ताल्लुकात की पॉलिसियों को इलाकाई इस्तेहकाम और सफारती मशगूलियत पर तवज्जो देने के साथ साबित कदमी और अमलियत पसंदी के इम्तजाज से निशानजद किया गया था। खान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात वक्त के साथ साथ तैयार हुए। तारीखी तनाज़ात की वजह से हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मनी के साथ बढ़ने के बावजूद इन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान अमन और दोस्ती की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने फौजी महाजराई को मुस्तरद करते हुए मसला कश्मीर को मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल करने की वकालत की। दोस्तों, खान की तरफ से खुफिया मुज़ाकरात की काल का मकसद जाती मफादात को हल करना और पुरअमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करना था। इन्होंने माजी के मजालिम जैसे कि 1971 के वाकयात पर पछतावा भी जाहिर किया और बांग्लादेश के साथ मफाहमत पर जोर दिया। तालिबान और अमरीकी क़यादत में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बारे में खान का मौक़िफ़ मतनाज़ा था। नाकदीन के जरिए तालिबान खान के नाम से मंसूब, इसने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की और अमरीकी ड्रोन हमलों समेत फौजी कार्रवाइयों की मुखालफत की। इन्होंने कबायली इलाकों से पाकिस्तानी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया और अमरीकी ड्रोन प्रोग्राम पर तनकीद की। तालिबान की तरफ से धमकियों का सामना करने के बावजूद खान ने मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों पर जोर देते हुए इनके तय हमदर्दाना मौक़िफ़ बरकरार रखा। खान की पाकिस्तान के तौहीन रसालत के कवानीन की हमायत ने मगरब के साथ इनके ताल्लुकात को तश्कील दिया। इन्होंने मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो मगरबी हुकूमतों पर दबाव डालें कि वो पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को मुजरमाना करार दें, होलोकास्ट के इनकार के खिलाफ कवानीन के मुतरादफ हों। इस मौक़िफ़ ने मगरबी ममालिक के साथ कशीदगी को बढ़ा दिया, खास तौर पर फ्रांसीसी सदर की जानब से पैगम्बर इस्लाम के खाके दोबारा शाया करने के हक का दफा करने के बाद। तौहीन मजहब के कवानीन पर कदामत पसंद इस्लामी जज्बात के साथ खान की साफ बंदी इनकी मुल्की सियासी तरजीहात की अक्कासी करती है, लेकिन मगरबी इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। खान ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर खास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ात में सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की। इन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो तनाज़ात के हल के लिए मुस्बत मौक़िफ़ इख्तियार करें
اور پاکستان کو یمن جنگ سے باہر رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے فیصلے کی حمایت کی۔ سعودی عرب جیسے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے خان کی کوششوں کا مقصد پاکستان کے لیے اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا۔ دوستو، مجموعی طور پر خان کی خارجہ تعلقات کی حکمت عملی علاقائی اتحادوں کو متوازن کرنے، ملکی مفادات کو ترجیح دینے اور پاکستان کی قومی خود مختاری کو برقرار رکھنے کی کوششوں سے نمایاں تھی۔ تاہم اس کے نقطہ نظر کو تنقید اور جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر عسکریت پسند گروپوں اور توہین رسالت کے قوانین جیسے متنازع مسائل پر ان کے موقف کے حوالے سے۔ عمران خان کا سیاست میں سفر کئی مواقعوں اور انتخابوں کی وجہ سے تھا، جو بالآخر ان کی اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف PTI کے قیام پر منتج ہوا اور پاکستانی سیاست میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھرا۔ دوستو، اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران خان کو سیاسی میدان میں آنے کی پیشکش کے ساتھ متعدد بار رابطہ کیا گیا۔ 1987 میں اس وقت کے صدر محمد ضیاء الحق نے خان کو پاکستان مسلم لیگ PML میں شمولیت کی دعوت دی، جسے خان نے مسترد کر دیا۔ انہیں نواز شریف سمیت دیگر سیاسی شخصیات کی جانب سے دعوت نامے بھی موصول ہوئے، لیکن وہ اپنے کرکٹ کیریئر پر مرکوز رہے۔ 1993 میں خان نے معین الدین احمد قریشی کی نگران حکومت میں مختصر طور پر سیاحت کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 1996 میں خان نے پاکستان تحریک انصاف PTI کی بنیاد رکھی اور 1997 کے پاکستانی عام انتخابات میں حصہ لیا، لیکن وہ قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے میں ناکام رہے۔ اس دھچکے کے باوجود خان سیاست میں سرگرم رہے اور انہوں نے 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کی حمایت کی، اس یقین کے ساتھ کہ اس سے بدعنوانی اور سیاسی مافیا سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، 2002 کے پاکستانی عام انتخابات میں خان نے میاں والی سے کامیابی کے ساتھ قومی اسمبلی کی نشست جیت لی۔ انہوں نے 2002 کے ریفرنڈم میں بھی مشرف کی حمایت کی تھی، جسے مرکزی ادارے کی جمہوری جماعتوں نے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ خان کی سیاسی سرگرمی جاری رہی جب انہوں نے مختلف پارلیمانی کمیٹیوں میں خدمات انجام دی اور بین الاقوامی مسائل جیسا کہ گوانتانامو بے میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی پر اپنی وکالت کے لیے توجہ حاصل کی۔ مشرف کے خلاف خان کا سیاسی موقف اس وقت واضح ہوا جب انہوں نے 2007 میں آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ میں شمولیت اختیار کی اور آرمی چیف کے عہدے سے مستعفی ہوئے بغیر مشرف کے دوبارہ انتخاب کے لیے ہونے والے مظاہروں میں حصہ لیا۔ خان کو بعد ازاں مشرف کی طرف سے اعلان کردہ ایمرجنسی کے دوران گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود خان نے اپنی سیاسی سرگرمی جاری رکھی اور مشرف کی حکومت کے خلاف طلبہ کے احتجاج میں حصہ لیا۔ اگلے سالوں میں خان کی پاکستانی سیاست میں مقبولیت اور اثر و رسوخ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ دوسرے، اس نے بڑے عوامی اجتماعات کا اہتمام کیا، حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کیا اور خود کو حکمران جماعتوں کے ایک مضبوط مخالف کے طور پر کھڑا کیا۔ سروے اور پولز کے مطابق PTI نے زور پکڑا، قومی اور صوبائی سیاست میں ایک اعلیٰ دعوے دار کے طور پر ابھرا۔ امریکی ڈرون حملوں کے خلاف خان کے موقف نے پاکستان کو متاثر کرنے والی بین الاقوامی پالیسیوں کو چیلنج کرنے کے خواہش مند اصولی رہنما کے طور پر ان کی شبیہ کو مزید مستحکم کیا۔ دوستو، 2013 میں ان کا نیا پاکستان قرارداد متعارف کروانا ان کے سیاسی کیریئر کا ایک اہم لمحہ تھا، جس نے ایک نئے اور اصلاح شدہ پاکستان کے لیے ان کے ویژن پر زور دیا۔ جیسے جیسے خان کے سیاسی عزائم تیز ہوتے گئے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نواز شریف کے ساتھ ان کی دشمنی بھی بڑھ گئی۔ 2013 کے انتخابات کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر شدید تنقید کی۔ مجموعی طور پر خان کا ابتدائی سیاسی کیریئر سرگرمی، لچک اور عزم کے سفر سے نشان زد تھا، جس نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اقتدار میں ان کے حتمی عروج کی بنیاد رکھی۔ 2013 کے پاکستانی عام انتخابات سے قبل عمران خان اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایک وسیع مہم میں مصروف ہیں، جس کا مقصد ملک بھر میں حمایت حاصل کرنا ہے۔ خان نے اپنی آخری مہم کا آغاز 21 اپریل 2013 کو لاہور میں کیا، جہاں انہوں نے مال میں حامیوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ اپنی تقریر کے دوران خان نے پاکستان کے لیے اپنے ویژن کا خاکہ پیش کیا، ملک کو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت جنگ سے نکالنے اور پشتون قبائلی علاقوں میں امن لانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے یکساں تعلیمی نظام متعارف کرانے کی اپنے عزم پر بھی زور دیا، جو تمام سماجی اور اقتصادی پس منظر کے بچوں کو یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ خان کی مہم انہیں خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں کے مختلف شہروں میں لے گئی، جہاں وہ جنوبی پنجاب کے سرائکی بیلٹ کے شہروں سمیت عوامی جلسوں اور ریلیوں سے خطاب کرتے رہے۔ جیسے ہی مہم اپنے اختتام کو پہنچی 7 مئی کو لاہور میں ایک جلسے کے دوران جب وہ ایک سٹیج کے کنارے پر فورک لفٹ سے گر گئے
तो खान को सेहत की खराबी का सामना करना पड़ा। इन्हें इलाज के लिए शौकत खान अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दचके के बावजूद वो हिम्मत न हारे, अपनी कोशिशें जारी रखने के पुरअज़म रहे। 11 मई 2013 को पूरे मुल्क में पाकिस्तानी आम इंतखाबात हुए, जबकि इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई। खान की पीटीआई कराची समेत कौमी सतह पर अवामी वोटों से दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। पीटीआई ने 30 बराह रास्त मुंतखब पार्लिमानी नशिस्तें हासिल की, जिससे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद कौमी असम्बली में तीसरी सबसे बड़ी जमात बन गई। हुकूमत साजी के मतलूबा नताइज हासिल न करने के बावजूद इंतखाबात में पीटीआई के जबरदस्त मुजाहरा ने पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर खान की पोजीशन को मुस्तहकम कर दिया। दोस्तों, इनकी पार्टी की कारकर्दगी ने मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक अहम तब्दीली का इशारा दिया, जिसने पीटीआई को मुस्तकबिल के इंतखाबात में एक मजबूत दावेदार के तौर पर कायम किया। 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात के बाद इमरान खान और इनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी पंजाब और सिंध सूबों में खुद को अपोजिशन में पाया। खान ने इस दौरान पीटीआई के पार्लिमानी लीडर का किरदार संभाला, तहम पार्टी ने अस्करियत पसंदी से मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी हासिल की। वहां सूबाई हुकूमत कायम की। अपोजिशन लीडर की हैसियत से खान को कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 31 जुलाई 2013 को इन्हें अदलिया पर मुबैना तौर पर तनकीद करने, खास तौर पर मई 2013 के आम इंतखाबात के दौरान इनके इकदामात को बयान करने के लिए शर्मनाक की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस इस वक्त खारिज कर दिया गया जब खान ने वाज़ेह किया कि इनकी तनकीद इंतखाबात के दौरान रिटर्निंग अफसरान के तौर पर काम करने वाले मखसूस जुडिशल अफसरान पर की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरबराह के तौर पर अपने दौर में खान की इंतजामिया ने माली साल 2013-14 के लिए एक मतवाजन टैक्स फ्री बजट पेश किया। ताहम खान को फादर ऑफ तालिबान के नाम से जाने जाने वाले समीउल हक की हमायत और अपने मदरसे दारुल उलूम हकानिया को फंड्स फराहम करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। दोस्तों, खान ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के एक जरिया के तौर पर पाकिस्तानी तालिबान के साथ बातचीत की, वकालत की, यहां तक कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में दफ्तर खोलने का मौका फराहम किया। इन्होंने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि इसने 2013 में अपने रहनुमा हकीमुल्लाह महसूद को ड्रोन हमले में हलाक करके तालिबान के साथ अमन की कोशिशों में खलल डाला। नवंबर 2013 में खान ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी वतन पार्टी QWP के इन वज़रा को बरतरफ करने का हुक्म दिया जो मुबैना तौर पर बदअनवानी में मुलव्वस थे। दोस्तों, इस इक़दाम ने अपनी हुकूमत के अंदर बदअनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का इशारा दिया। इंतखाबात के एक साल बाद 11 मई 2014 को खान ने इल्जाम लगाया कि 2013 के आम इंतखाबात में हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के हक में धांधली की गई। इसके बाद इन्होंने 14 अगस्त 2014 को लाहौर से इस्लामाबाद तक एक रैली की क़यादत की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे और इंतखाबी धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया गया। दोस्तों, गुजरांवाला में रैली को PMLN के हामियों की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में तसादम हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। खान के मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए, सख्त सिक्योरिटी वाले रेड जोन में मार्च करते हुए और 1 सितंबर 2014 को वज़ीर-ए-आज़म शरीफ की सरकारी रहायशगाह पर दावा बोलने की कोशिश की, जिसके नतीजा में तशद्दुद हुआ, जिसके नतीजा में 3 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। इस पूरे अरसे में खान ने हुकूमत पर दबाव बरकरार रखा और इंतखाबी अमल में एहतसाब और शफाफियत का मुतालबा किया। दोस्तों, 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान इमरान खान ने मुतअद्दिद हलकों से इंतखाब लड़ा, जिनमें NA-35 बनू, NA-53 इस्लामाबाद, NA-95 मियांवाली, NA-131 लाहौर और NA-243 कराची ईस्ट 2। दोस्तों, इब्तदाई सरकारी नताइज ने खान को इंतखाबात में बरतरी दिखाते हुए दिखाया, लेकिन इनकी मरकजी पोजीशन खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने बड़े पैमाने पर वोटों में धांधली और इंतजामी बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाया। 27 जुलाई को इंतखाबी हकाम ने ऐलान किया कि खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 269 में से 110 नशिस्तें जीत ली हैं, जिससे पीटीआई को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिली है। ताहम अपोजिशन इंतखाबी अमल के मुनसफाना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही। 28 जुलाई को वोटों की गिनती के इख्तिताम तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पीटीआई ने 270 में से कुल 116 नशिस्तें हासिल की हैं। खान की जीत एक तारीखी लम्हा की हैसियत रखती है, क्योंकि वो पाकिस्तान की इंतखाबी तरीक के पहले शख्स बन गए जिन्होंने 1970 के इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 में लड़ने और 3 हलकों से जीतने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा और जीता। मुमकिना मुस्तकबिल की हुकूमत की तैयारी के लिए खान की पार्टी ने मई 2018 में 100 दिन के एजेंडे की नकाबकशाई की। एजेंडे में मुख्तलिफ सरकारी शोबों में महत्वाकांक्षी इस्लाहात का खाका पेश किया गया, जिसमें जनूबी पंजाब में एक नया सूबा बनाने की तजावीज़ शामिल हैं। वफाक के ज़ेर इंतजाम कबाइल के इंजमाम को तेज करना, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कराची में अमन व अमान के मसाइल को हल करना और बलोच सियासी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना।
دوستوں 2018 کے عام انتخابات کے بعد نواز شریف کی مسلم لیگ نون سمیت متعدد اپوزیشن جماعتوں نے عمران خان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے حق میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ انتخابی عمل میں فوج کی مداخلت کے الزامات بھی لگائے گئے۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے خاص طور پر دعویٰ کیا کہ عدلیہ اور فوج کے درمیان ملی بھگت نے خان کے حق میں انتخابی نتائج کو متاثر کیا۔ بلاخر نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے عمران خان کی فتح تسلیم کر لی، حالانکہ انہوں نے انتخابی عمل کے منصفانہ ہونے پر دیرینہ تحفظات کا اظہار کیا۔ انتخابات کے 2 دن بعد پاکستان میں یورپی یونین کے الیکشن آبزرویشن مشن کے چیف مبصر مائیکل گہلر نے تصدیق کی کہ عام انتخابات کی مجموعی صورتحال تسلی بخش ہے، جس سے انتخابی عمل میں بین الاقوامی سطح پر توثیق کا اضافہ ہوا۔ اپنی جیت کی تقریر کے دوران عمران خان نے اپنی آئندہ حکومت کے لیے پالیسی کی سمت کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے اصولوں سے متاثر ہو کر پاکستان کو انسانی ہمدردی پر مبنی ریاست بنانے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ خان نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی حکومت غریبوں اور پسماندہ لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دے گی۔ تمام پالیسیوں کا مقصد ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ انتخابی دھاندلی کے بارے میں خدشات کو دور کرتے ہوئے خان نے الزامات کی مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا، جمہوری عمل کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اشارہ دیا۔ انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ وہ ایک ایسی حکومت کی قیادت کریں جو سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہوئے قانون کے تحت تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ خان نے طاقت کے اسراف کو مسترد کرتے ہوئے ایک معمولی اور سستی حکومت کی قیادت کرنے کا عہد کیا۔ انہوں نے عوامی فائدے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس جیسی سرکاری رہائش گاہوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا، جو زیادہ جوابدہ طرز حکمرانی کی طرف تبدیلی کی علامت ہے۔ دوستو خارجہ پالیسی کے حوالے سے خان نے چین کی تعریف کی اور پڑوسی ممالک بشمول افغانستان، امریکہ اور افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک بالخصوص سعودی عرب اور ایران کے بارے میں متوازن رویہ برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، جو خطے میں تعمیری تعلقات کو فروغ دینے کے اپنے ارادے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 6 اگست 2018 کو پی ٹی آئی کی طرف سے باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر نامزد کیے جانے کے بعد عمران خان نے ایک تقریر کے دوران عوامی احتساب کے لیے اپنے عزم کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہر ہفتے 1 گھنٹہ عوامی سوالات کے تابع کرنے کا عہد کیا، شفافیت اور لوگوں کے خدشات کو جواب دینے کے لیے اپنی لگن پر زور دیا۔ دوستو انتخابی کامیابی کے بعد خان نے جیتنے والی پارٹی کے رہنما کے طور پر قومی اور صوبائی عہدوں کے لیے اہم تقرریاں اور نامزدگیوں کی ذمہ داری سنبھالی۔ مستقبل کی حکومت کے لیے اپنی ٹیم کے ایک حصے کے طور پر خان نے اسد عمر کو مرکز کا وزیر خزانہ مقرر کیا۔ مزید برآں انہوں نے مختلف اہم کرداروں کے لیے افراد کو نامزد کیا، جن میں سندھ کے گورنر کے لیے عمران اسماعیل، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور پنجاب کے گورنر کے طور پر چودھری محمد سرور شامل ہیں۔ مزید برآں خان کی پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ عبدالرزاق داؤد کو وزیر اعظم کے مشیر برائے اقتصادی امور، جبکہ قاسم خان سوری کو قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ صوبائی اسمبلیوں کے لیے نامزدگیوں میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے مشتاق احمد غنی اور محمود جان اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر کے لیے شامل ہیں۔ دوستو خاص طور پر خان نے پنجاب کے سب سے پسماندہ علاقے میں بزدار کے پس منظر کا حوالہ دیتے ہوئے سردار عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنی پسند کا اعلان کیا۔ تاہم کچھ ذرائع کا خیال ہے کہ بزدار کی نامزدگی عارضی ہو سکتی ہے، جس کا مقصد شاہ محمود قریشی کو وزیر اعلیٰ کا کردار سنبھالنے کے لیے تیار ہونے پر آسان منتقلی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ 17 اگست 2018 کو 176 ووٹ حاصل کرنے کے بعد عمران خان نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر عہدہ سنبھالا اور 18 اگست 2018 کو باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ فوری طور پر خان نے ملک کی بیوروکریسی کے اندر اہم تبدیلیاں شروع کی۔ سہیل محمود جیسے افراد کو بطور خارجہ مقرر کیا، سیکرٹری رضوان احمد میری ٹائم سیکرٹری اور نوید کامران بلوچ فنانس سیکرٹری۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے اہم عہدے پر تعینات کیا، جس سے پاک فوج میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ خان نے اپنی کابینہ کی تشکیل میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا، ابتدائی طور پر وزارت داخلہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا، تاہم بعد میں انہوں نے اعجاز احمد شاہ کو وزیر داخلہ مقرر کیا۔ ان کی کابینہ کے مقرر کردہ بہت سے افراد کو مشرف دور میں وزیر کے طور پر سابقہ تجربہ تھا، حالانکہ کچھ بائیں بازو کی پیپلز پارٹی سے آئے تھے۔ 2019 میں خان نے داخلہ، خزانہ، اطلاعات اور منصوبہ بندی سمیت اہم وزارتوں میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کے منصوبوں کا اعلان کیا۔
خارجہ پالیسی کے لحاظ سے خان نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق تنازع کے باوجود سعودی عرب کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کو درپیش معاشی بحران کا اعتراف کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے حوالے سے خان نے پاکستان پر امریکی پابندیوں کے اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور مسلم دنیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے خلاف وکالت کی۔ خان نے چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کو بھی ترجیح دی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کی اہمیت کو اجاگر کیا اور چین کی مسلم اقلیت کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدشات کو کم کیا۔ انہوں نے چینی حکام کے ساتھ بات چیت میں نجی طور پر اس معاملے کو اٹھانے کا اعتراف کیا۔ ان کی قیادت اور اثر و رسوخ کے اعتراف میں خان کو ٹائم میگزین کے 2019 کے 100 سب سے زیادہ بااثر افراد میں سے ایک لیڈرز کے زمرے میں شامل کیا گیا، جو عالمی سطح پر ان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، ملکی اقتصادی پالیسی کے دائرے میں عمران خان کی حکومت کو 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ادائیگیوں کے دو توازن اور قرضوں کے بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کی خصوصیت ایک بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مالیاتی خسارہ ہے۔ امداد کی تلاش میں خان کی حکومت نے بیل آؤٹ کے لیے IMF سے رابطہ کیا، جس میں توانائی کے شعبے میں سبسڈی کے اخراجات میں کمی اور مالیاتی خسارے کو کم کرنے اور حکومتی قرضوں کو محدود کرنے کے لیے کفایت شاری کے اقدامات پر عمل درآمد کی شرائط شامل تھیں۔ دوستو، IMF کو پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور ٹیکس وصولی میں بہتری کی بھی ضرورت تھی۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خان کی حکومت نے زیادہ ٹیکس محصولات پیدا کرنے کے لیے درآمدی محصولات میں اضافہ کیا اور کرنسی کی قدر میں کمی کی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو مؤثر طریقے سے کام کیا۔ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بعد کے سالوں میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ دوستو، 2020 میں ریکارڈ بلند ترسیلات نے مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا۔ اس پیش رفت کے باوجود پاکستان قرضوں کی بلند سطح سے دوچار رہا، جس کی وجہ سے پچھلی حکومتوں کے دوران حاصل کیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اہم رقم مختص کرنے کی ضرورت تھی۔ دوستو، IMF کی طرف سے لازمی اصلاحات کے ساتھ ساتھ خان کی حکومت نے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیاں متعارف کرائیں، جس کے نتیجے میں پاکستان عالمی بینک کے کاروبار کرنے میں آسانی کے انڈیکس میں چڑھ گیا۔ ٹیکس کی وصولی میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، خاص طور پر گھریلو ٹیکسوں سے، حالانکہ درآمدی دباؤ کی وجہ سے درآمدی ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کمی واقع ہوئی۔ دوستو، چیلنجوں کے باوجود پاکستان نے 2020 کی دوسری ششماہی تک مالیاتی خسارے میں GDP کے 1% کم ہونے کا تجربہ کیا، جس میں بنیادی سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ اگرچہ قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے بعد بھی خسارے میں ہے۔ مالیاتی خسارے میں کمی، اس کی وجہ غیر ٹیکس محصولات میں اضافہ ہوا، جس میں تیل کی بلند قیمتوں سے سرکاری تیل کمپنیوں کو فائدہ پہنچا۔ دوستو، بین الاقوامی تجارت کے لحاظ سے خان کی حکومت نے جنوری 2020 میں چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کیا، جس کے نتیجے میں چین کو پاکستانی برآمدات پر رعایتی شرح حاصل ہوئی۔ اس اقدام کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر سراہا گیا، جس سے تجارتی تعلقات کو دفاع اور سلامتی کے معاملات سے آگے بڑھایا گیا، جو تعلقات میں روایتی طور پر غالب ہیں۔ دوستو، مزید برآں خان کی حکومت نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی طرف سے دہشت گردی کی مالی معاونت کے قوانین کے حوالے سے اٹھائے گئے خدشات کو دور کیا۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر عارضی قانون سازی کے لیے صدارتی آرڈیننس کا استعمال کیا، بعد میں FATF کے ضوابط کی مستقل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیے گئے۔ اپوزیشن کی رکاوٹوں کے باوجود پاکستان نے FATF ایکشن آئٹمز کو حل کرنے میں اہم پیش رفت کی، جس کے نتیجے میں FATF کے صدر کی طرف سے تعریف کی گئی اور بالآخر اکتوبر 2022 میں گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، جس کی بڑی وجہ حماد اظہر جیسے افراد کی کوششوں کو قرار دیا گیا۔ دوستو، عمران خان کی حکومت کے تحت پاکستان نے سیکیورٹی کے بہتر ماحول کا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں میں ملک میں اپنی سرمایہ کاری کے تحفظ کے حوالے سے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ خاص طور پر 5 مارچ 2019 کو خان کی انتظامیہ نے دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط موقف کا اشارہ دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت جماعت الدعوت اور اس سے وابستہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر باضابطہ پابندی لگا کر فیصلہ کن کارروائی کی۔ دوستو، تاہم خان کو دہشت گردی سے وابستہ اعلیٰ شخصیات کے بارے میں اپنے بیانات کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 25 جون 2020 کو خان نے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینے پر مذمت کی، ایک ایسا تبصرہ جس نے تنازع اور جانچ پڑتال کو جنم دیا۔ دوستو، اس سے پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران خان نے بن لادن کو دہشت گرد قرار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور تشدد میں اضافے کے طور پر اس کے جواب میں خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسلامو فوبک مواد سے نمٹنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اکتوبر 2020 میں انہوں نے فیس بک کے CEO
मार्क जकरबर्ग को एक खत लिखा जिसमें प्लेटफॉर्म पर इस तरह के मवाद पर पाबंदी लगाने पर जोर दिया गया, जिसमें नफरत अंगेज तकरीर और इम्तियाजी सलूक को रोकने की अहमियत पर जोर दिया। दोस्तों, मजीद बरां 2019 में एक अहम पेशरफ्त में पाकिस्तान ने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया, जो 11/26 मुंबई हमलों के पीछे एक मास्टरमाइंड और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक नामजद दहशतगर्द तस्वर किया जाता है। सईद की गिरफ्तारी ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में एक अहम संग मील का निशान लगाया, जिसका इख्तिताम 8 अप्रैल 2022 को इसे 31 साल कैद की सजा सुनाया गया। ये कार्रवाइयां दहशतगर्दी से निपटने और कौमी सलामती को फरोग देने के लिए खान की हुकूमत के अज़म को वाज़ेह करती हैं। दोस्तों, इमरान खान की हुकूमत में समाजी पॉलिसी में खास तौर पर मजहबी अक़लीतों से ताल्लुक रखने वाले मजहबी मकामात की बहाली में नुमायां पेशरफ्त हुई। काबिल जिक्र बात यह है कि करतारपुर कॉरिडोर के क़याम का इकदाम शमूलियत और मजहबी रवादारी की अलामत के तौर पर खड़ा है, जिससे हिंदुस्तानी ज़ायरीन की एक मुकद्दस मुकाम तक रसाई हासिल है। यह नुक्ता नजर हज़्ब इख्तिलाफ की मरकजी जमात मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से मुतसादम है, जो बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को फरोग देने के लिए खान के अज़म को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, मजीद बरां खान की इंतजामिया ने तालीम और सेहत की देखभाल में इस्लाहात नाफज की हैं, जिसका मकसद बिलतरतीब कौमी और इलाकाई सतह पर रसाई और मियार को बेहतर बनाना है। ये इस्लाहात पूरे पाकिस्तान में समाजी बहबूद और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगन का इशारा देती हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल के दायरे में खान की हुकूमत ने न सिर्फ बेवाओं बल्कि माजूरों को भी शामिल करने के लिए फलाही अदायगियों को वसी किया है। इस तरह माशरे के कमजोर तबकात के लिए कवरेज और मदद को बढ़ाया है। मजीद बरां हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फराहम करने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क को मजीद तक़वियत देने और सेहत की जरूरी खिदमात तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए गए हैं। ताहम खान की हुकूमत को समाजी मसाइल के हवाले से बाज़ रिमार्क्स की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा है। जून 2021 में खान ने खवातीन के हकूक के कारकुनों में पाकिस्तान में असमत दरी के वाक़यात के हवाले से किए गए तबसरों पर गम और गुस्से को जन्म दिया। असमत दरी के वाक़यात को खवातीन के लिबास के इंतखाब से मंसूब करते हुए इनके रिमार्क्स की मजम्मत की गई, जिसमें मुल्क में सनफी बुनियाद पर तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक से निपटने के लिए जारी चैलेंजेस को उजागर किया गया। दोस्तों, इस तनाज़ा के बावजूद खान की इंतजामिया समाजी इस्लाहात को जारी रखे हुए है, जिसका मकसद तमाम शहरियों की फलाह बहबूद को बेहतर बनाना है। इमरान खान की क़यादत में माहौलियाती और तवानाई की पॉलिसियों में नुमायां पेशरफ्त हुई, जो पायदारी और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अज़म की अक्कासी करती है। अहम इक़दामात से एक काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार की तरफ तब्दीली है। दोस्तों, खान की हुकूमत ने मुस्तकबिल में कोयले से बिजली की तामीर को रोक दिया है और 2030 तक पाकिस्तान को ज्यादातर काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकिल करने का मकसद है। मौसमियाती तब्दीली के दियामर बादशाह डैम की तमीर, जिसे आलमी बैंक जैसे इदारों की बैनुल अक़वामी माली इमदाद से तावन हासिल काबिल तजदीद तवानाई के बुनियादी ढांचे में हुकूमत की सरमायाकारी की निशानदही करता है। मजीद बरां खान की इंतजामिया ने जनूबी एशिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी मुतारफ कराई, जो नकलो हमल के शोबे से कार्बन के अखराज को कम करने के अज़म का इशारा है। यह पॉलिसी न सिर्फ साफ सुथरा ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को अपनाने को फरोग देती है, बल्कि पाकिस्तान को खित्ते में पायदार नकलो हरकत में एक रहनुमा के तौर पर पोजीशन में रखती है। मजीद ये कि प्लान फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत की पुरजोश जंगलात की कटाई की कोशिशें काबिल सताइश हैं। 10 बिलियन से ज्यादा दरख्त लगाने के हदफ के साथ इस इक़दाम का मकसद जंगलात की कटाई का मुकाबला करना, हयातियाती तनू को बढ़ाना और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसी बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ तावन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में शफाफियत और जवाबदही के लिए हुकूमत के अज़म को वाज़ेह करता है। दोस्तों, खान की इंतजामिया ने पाकिस्तान के कुदरती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के तरीकों को फरोग देने के अज़म का मुज़ाहरा करते हुए कौमी पार्कों और महफूज इलाकों को बढ़ाया है। दोस्तों, मजमूई तौर पर खान की माहौलियाती और तवानाई की पॉलिसियां मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए एक जामिया नुक्ता नजर की अक्कासी करती हैं, जो पाकिस्तान को माहौलियाती इन्हतात से निपटने के लिए आलमी कोशिशों में एक फाल हिस्सेदार के तौर पर पोजीशन में रखती है। इमरान खान की हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में इस्लाहात के लिए अहम कोशिशें की गई हैं। दोस्तों, खास तौर पर सरकारी इदारों को दरपेश दरीना मसाइल को हल करने के लिए ये इदारों बशमूल रेलवे और एयरलाइंस जैसी कौमी खिदमात को तारीखी तौर पर नुकसानात और जमाशुदा कर्जों का सामना करना पड़ा। खान की हुकूमत ने एक तंजीम नौ का मंसूबा शुरू किया, जिसका मकसद ऑपरेशंस को हमवार करना और अखराजात को कम करना था। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने 2019 में ऑपरेटिंग मुनाफा में ब्रेक इवन हासिल किया, जिससे काबिल जिक्र बेहतरी आई। तहम कोविड-19 की वबा
वबा की वजह से चैलेंजेस पैदा हुए। माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मजीद इस्लाहात और अफरादी कुव्वत में कमी की जरूरत है। खान की हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इंसदाद बदअनवानी का मकसद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में निजामे बदअनवानी और अकरबा परवरी को दूर करना था। सियासतदानों और इनके साथियों को माफी देने के माजी के तरीकों के बरक्स खान ने गलत काम करने वालों का एहतसाब करने का अहद किया। इनकी सियासी वाबस्तगियों से कता नजर। दोस्तों, अगरचे नाकदीन का इस्तदलाल है कि मुहिम ने गैर मतनासिब तौर पर खान के सियासी हरीफों को निशाना बनाया है, हामी खान की अपनी पार्टी के आला ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात और मुकदमात का हवाला देते हुए इसकी सदाकत पर जोर देते हैं। खास तौर पर खान ने एक अदालती कमीशन के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया जो जहांगीर तरीन खान के हामियों की तरफ से मांगे गए थे, जो हुक्मरान जमात के अंदर एक अहम शख्सियत जिन्हें जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा। मजीद बरां खान के दौर में पाकिस्तान की इंसदाद बदअनवानी एजेंसी कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी देखने में आई। खान की क़यादत में प्ली बारगेन्स और सजाओं के जरिए गलत इस्तेमाल शुदा फंड्स की वसूली में एजेंसी की तासीर में नुमाया इजाफा हुआ, जिसमें अरबों रुपए की वसूलियां हुई। इस नुमाया बेहतरी ने एजेंसी की गुज़िश्ता दहाई की कारकर्दगी को पीछे छोड़ दिया, जो बदअनवानी से निपटने और हुकूमत के अंदर एहतसाब को बरकरार रखने के लिए एक नए अज़म का इशारा है। कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में बहरान के समाजी इक्तसादी असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात को नाफज किया। खास तौर पर इन्होंने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आबादी के गरीब तरीन तबकात की मदद के लिए तकरीबन $1 बिलियन मुख्तस किए गए। दोस्तों, मौजूदा फलाही इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए जैसे एहसास प्रोग्राम हुकूमत का मकसद कम आमदनी वाले घरानों को मदद फराहम करना है। चूंकि कोविड-19 के मामलात में कमी और अस्पतालों में दाखिल होने की तादाद कम हुई, लॉकडाउन की पाबंदियां हटा दी गईं, जो मुआशी इस्तेहकाम के साथ सेहत आमा के खदशात को मुतवाजन करने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली की अक्कासी करती हैं। एक गैलप सर्वे के मुताबिक वबाई अमराज से निपटने को अवामी मंजूरी हासिल हुई। तकरीबन 70% पाकिस्तानियों ने हुकूमत के रद्द अमल के बारे में साजगार ख्यालात का इजहार किया। 200 माशी तौर पर पाकिस्तान ने वी शक्ल की बहाली की नुमाइश की, जिसका सबूत कारोबारी एतमाद और रोजगार के इशारे में बेहतरी है। आलमी इक्तिसादी चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान का कर्ज से GDP का तनासब मुस्तहकम रहा, जो कि बहुत से दूसरे तरक्की पजीर ममालिक में देखे जाने वाले रुझानात की मुखालफत करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी पाकिस्तान के अवामी कर्ज से GDP के तनासब में कमी की पेशगोई की है। इसकी वजह दानिशमंदाना मालियाती पॉलिसियों और नुमाइशी नमू में इजाफा है। माशी पॉलिसी के लिहाज से खान की हुकूमत ने टेक्सटाइल के शोबा को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज की, जो पाकिस्तान की मईशत का एक अहम जुज़ू है। इन्होंने अफादियत की रायतों और बिजली के नरखों में कमी करके इस शोबे को सहूलत फराहम की, जिसकी वजह से तलब और बरामदात की नमू तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। मजीद बरां सूती धागे पर दरामद महसूलात को हटाने और खास माल की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी को कम करने जैसे इकदामात ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली की कोशिशों को मजीद सहारा दिया। इन पॉलिसियों ने बरामदात में बहाली में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मलबूसात की बरामदात ने भारत और बांग्लादेश जैसे इलाकाई हरीफों को पीछे छोड़ते हुए नुमाया नमू का सामना किया। मजमूई तौर पर खान की हुकूमत ने कोविड-19 वबाई मर्ज की वजह से दरपेश चैलेंजों को नेविगेट करने, माशी बहाली को फरोग देने और पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल जैसे अहम शोबों को तकवीयत देने में लचक और फाल इकदामात का मुजाहरा किया। दोस्तों, खारजा अमूर के दायरे में इमरान खान की हुकूमत ने एक कसीरुल जहती नुक्ता नजर को अपनाया, जिसका मकसद पाकिस्तान की आलमी हैसियत को मजबूत बनाना और इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देना है। खान की जानब से शमाल मशरकी शाम में कुर्द ज़ेरे क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ 2019 के तर्क के हमले की हमायत ने पाकिस्तान की तुर्की के साथ यकजहती और दहशतगर्दी के हवाले से इसके खदशात को उजागर किया। मजीद बरां खान ने अफगान अमन अमल की वकालत की और सफर और तजारत को फरोग देने के लिए अफगानिस्तान के साथ 24/7 बॉर्डर क्रॉसिंग का इफ्तिताह किया, जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इशारा है। इसराइल के मामले पर खान ने पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के मुताबिक एक फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम न करने के पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ को दोहराया। खान की हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तान की साख को बेहतर करने की भी कोशिश की। इन कोशिशों के साथ, जिनको दी इंडिपेंडेंट जैसे बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स ने नोट किया, सफारती मसरूफियात के लिहाज से खान ने खलीजी अरब रियासतों बशमूल मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए काम किया। इसमें तनाव को दूर करना और माशी तावन को बढ़ाना शामिल है, जैसे कर्जों पर रायतें हासिल करना और पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा पाबंदी हटाना। खास तौर पर खान ने यमन में तनाज़ा को हल करने की कोशिश में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी की इलाकाई तनाज़ात में सालिस के तौर पर पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। कश्मीर के मामले के बारे में खान की हुकूमत ने एक मजबूत मौका बरकरार रखा, इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में खुद मुख्तारी बहाल होने तक हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।
तमाम मुत्तहदा अरब अमारात के जरिए हिंदुस्तान के साथ बैकडोर राब्तों की कोशिशों को रुकावटों का सामना करना पड़ा जब हिंदुस्तान ने कश्मीर की खुद मुख्तारी को हल करने से इनकार कर दिया। 9 मई 2021 में खान ने मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की। बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के असूलों को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म पर जोर दिया। मजीद बरां खान ने अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान की आजादी के लिए हमायत का इजहार किया और इसे गुलामी के तोक से आजाद करार दिया। मजमूई तौर पर खान की खारजा पॉलिसी के इकदाम का मकसद पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को तकवीयत देना, इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देना और मुख्तलिफ आलमी मसाइल पर इंसाफ और बैनुल अक़वामी कानून के असूलों को बरकरार रखना था। 2 फरवरी 2022 में इमरान खान का मास्को का दौरा एक अहम सफारती संग मील था क्योंकि वो 23 सालों में रूस का दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बन गए। ये दौरा जिसकी पहले से मंसूबाबंदी की गई थी, यूक्रेन के डोंबास इलाके में रूस की फौजी कार्रवाई शुरू होने के चंद घंटे बाद हुई। अपने दौरे के दौरान खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुख्तलिफ दो तरफा अमूर पर बातचीत की, खासतौर पर इक्तिसादी और तवानाई के तावन पर तवज्जो मरकूज की। बातचीत के अहम मौज़ूआत में से एक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबा था, जो एक मल्टी बिलियन डॉलर का इकदाम है जिसका मकसद पाकिस्तान में तवानाई के बुनियादी ढांचे को और बढ़ाना था। 2020 में शुरू होने वाले इस पाइपलाइन मंसूबे में रूस की माली आनत से 1100 किलोमीटर पाइपलाइन की तमीर शामिल है, जिसमें लागत का एक अहम हिस्सा शामिल है। रूस के खिलाफ बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए रूस से काफी मिकदार में माया कुदरती गैस दरामद करने का इरादा जाहिर किया। खान ने वाजिया किया कि इनका दौर किसी ब्लॉक से मुतासर नहीं हुआ और पाकिस्तान के गैर जानबदारी के मौकों पर जोर दिया, जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और हम आहंगी की वकालत करता है। ताहम यूक्रेन पर रूस के हमले पर खान के मौक़िफ़ की जांच पड़ताल की गई क्योंकि इन्होंने अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास के दौरान इस हमले की मजम्मत करने वाली अक़वाम मुत्तहदा की करारदाद पर वोटिंग से परहेज किया। खान ने तनाज़ात को हल करने में सफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए कशीदगी में कमी और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। अपने दौरे के बाद खान को यूक्रेन के बहरान पर अपने मौक़िफ़ के लिए कुछ हलकों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। खास तौर पर सफारती मिशनों की जानिब से पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि वो रूस के इक़दामात की मजम्मत में शामिल हो, अक़वाम मुत्तहदा की करारदाद की हिमायत करे। इसके बावजूद खान अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहे, सफारतकारी और आलमी मामलात में गैर जानबदारी के लिए पाकिस्तान के अज़म को बरकरार रखा। 2 अप्रैल 2022 में इमरान खान के ओहदे से हटाए जाने के वाक़यात, तनाज़ात और सियासी हंगामा राई के पस मंजर में सामने आए। इसकी शुरुआत खुफिया मालूमात के साथ हुई, जिसमें बताया गया कि अमरीकी महकमा खारजा यूक्रेन पर रूसी हमले के बारे में गैर जानबदारी की वजह से खान को ओहदे से हटाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाल रहा है। इस इंकशाफ ने हज़्ब इख्तलाफ की जमातों को खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर आमादा किया। इनके खारजा ताल्लुकात के बारे में मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल का हवाला देते हुए तहरीक की मज़ाहमत के लिए खान की कोशिशों के बावजूद बशमूल एक रैली में एक खत की नुमाइश जिसमें इनकी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश का इल्जाम लगाया गया था। कौमी असम्बली अदम एतमाद के वोट के साथ आगे बढ़ी। ताहम सदर आरिफ अलवी ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से तहरीक को मुस्तरद करने के बाद खान के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। इस फैसले ने मजीद कानूनी और सियासी कशमकश को जन्म दिया, जिसका इख्तिताम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हुआ जिसने तहरीक के अदम एतमाद मुस्तरद करने की को गैर कानूनी समझा। इसके बाद अदम एतमाद का वोट हुआ जिसके नतीजे में खान को ओहदे से हटा दिया गया। वो पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम बन गए जिन्हें अदम एतमाद के वोट के जरिए हटाया गया। खान ने अपनी बरतरफी की वजह मुबैना गैर मुल्की मुदाखलत को करार दिया, खास तौर पर अमरीका से अपनी आजाद खारजा पॉलिसी और चीन और रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को अहम अवामल करार दिया। इनकी बरतरफी के बाद खान के हामियों ने पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे किए, सियासी पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अपने ओहदे से बाहर निकलने के मुतजाद हालात के बावजूद खान ने बाद में अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीका के साथ पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात की पेचीदगियों को तस्लीम करते हुए और सफारती मशगूलियत की अहमियत पर जोर दिया। ओहदे से हटाए जाने के बाद इमरान खान को मजीद कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बशमूल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के MNAs की जानिब से अगस्त 2022 में शुरू किया गया तोशाखाना रेफरेंस केस। ये केस तोशाखाना रियासती तोहफा डिपॉजिटरी के जरिए मौसूल होने वाले तहफ़ से मुतल्लिक़ तफसीलात ज़ाहिर करने में खान की मुबैना नाकामी पर मरकूज था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी सालाना असासा जात की रिपोर्ट्स में ECP ने इस मामले की तहकीकात की और बिलाकर 21 अक्टूबर 2022 को फैसला आया। इसने इमरान खान को अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दे दिया। इनके बेईमान रवैये में मुलव्वस होने, मालूमात की जालसाजी और रेफरेंस में गलत बयानात फराहम करने का हवाला दिया। नाअहली आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 63(1)P के तहत की गई। फैसले के रद्द अमल में इमरान खान ने एहतजाज के तौर पर आजादी मार्च 2 का एहतमाम किया। मुजाहरे का मकसद मुमकिन तौर पर
ECP के फैसले को चैलेंज करना और इसके पैरोकारों की हमायत में रैली निकालना था। 3 नवंबर 2022 को इमरान खान को पंजाब के वजीराबाद में एक रैली में हामियों से खिताब के दौरान कातलाना हमले का निशाना बनाया गया। इनकी तकरीर के दौरान गोली चलने लगी और खान को एक बंदूक बरदार ने टांग या पांव में चोटें मारी। मकामी न्यूज चैनल ने अफरा तफरी के मंजर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें दिखाया गया कि खान को तेजी से हिफाजत के लिए ले जाया जा रहा है और एक गाड़ी में रखा गया है, जहां इसकी जख्मी टांग पर पट्टी नजर आ रही थी। खुशकिस्मती से खान के जख्मों की हालत नाजुक नहीं बताई गई। अफसोसनाक तौर पर फायरिंग के दरमियान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी का एक हामी अपनी जान से हाथ धो बैठा और 8 दीगर जख्मी हुए। मुजरिम को जैब कुआं पर पकड़ लिया गया और इसने जोर देकर कहा कि इसका इरादा सिर्फ खान को निशाना बनाना था, क्योंकि इसके नफरत फैलाने और लोगों को गुमराह करने के इल्जामात थे। इस डटाई के हमले ने पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम सियासी माहौल और खान जैसी सियासी शख्सियत को दरपेश खतरात की निशानदही की। 214 मार्च 2023 को इस्लामाबाद की जिला और सेशन अदालत की जानिब से जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस ने खान की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। फिर 9 मई 2023 को खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी दस्तों ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का ताल्लुक अल कादर ट्रस्ट केस में इनके मुबैना मुलव्वस होने से था। इस गिरफ्तारी ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया, जिसका इख्तिताम 9 मई को होने वाले फसादात में हुआ और इन वाकयात ने खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर एक अहम नतीजा अखज किया। बहुत से अरकान ने खान को छोड़ दिया और जहांगीर तरीन के पीछे रैली निकाली, जिन्होंने बाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी। ताहम खान की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत को बाद में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर इसे गैर कानूनी करार दे दिया, जिससे सूरत हाल में पेचीदगी एक और परत शामिल हो गई। 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदाखलत करते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इनको फौरी रिहाई का हुक्म दिया। इस फैसले के बाद खान को महफूज जमानत मिल गई और इसी दिन रहा कर दिया गया। 200 महफूज जमानत का मतलब यह था कि इसे इन्हीं इल्जामात पर 2 हफ्तों के लिए दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसे आर्जी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को दूसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया और इन्हें 2018 से 2022 तक अपनी वज़ारत उज़्मा के गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी मलकियत में तोहफ़ की खरीदो फरोख्त करने का इल्जाम साबित होने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई।